गुड मॉर्निंग, नमस्कार एवरीवन। मैं हूं सीए निशा शर्मा। ऑडिट सीजन स्टार्ट हो चुका है। सेक्शन 43 बी सबसेक्शन एच, जिसके बारे में आज अपनी वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल होगा इस साल की ऑडिट रिपोर्ट पे। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट, जो कि 30 सितंबर 2024 तक आपने सबमिट करनी है। सेक्शन 43 बी एच के बारे में डिस्कशन करने से पहले इसके बेस सेक्शन 43 बी के बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। सेक्शन 43 बी अनपेड स्टैट्यूटरी लायबिलिटी। जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं या एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, तो हमें एक जनरल प्रिंसिपल दिमाग में रखा जाता है दैट आप अपने प्रॉफिट में से उन सारे एक्सपेंसेस की डिडक्शन ले सकते हैं जो ड्यूरिंग द ईयर अक्रू हुए हैं, ड्यू हुए हैं, चाहे आपने उनकी पेमेंट नेक्स्ट ईयर में की है। सेक्शन 43 बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एनलिस्ट करता है कुछ ऐसे ड्यूज को, एक्सपेंसेस को, जिनकी डिडक्शन आप अक्रूवल बेसिस पे नहीं ले सकते। आपको उनकी डिडक्शन मिलेगी इन द ईयर ऑफ पेमेंट, जब आप उन एक्सपेंसेस को एक्चुअल में पे करेंगे। कौन से हैं वो खर्चे? टैक्स, ड्यूटीज, सेस, फीस, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फंड, एम्प्लॉयर्स अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है टू प्रोविडेंट फंड, टू सुपर एनुएशन फंड, एम्प्लॉयर पे कर रहा है बोनस या कमीशन अपने एम्प्लॉय को, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आप लोन पे टेकन फ्रॉम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या शेड्यूल्ड बैंक, रेलवे एक्सपेंडिचर इनकर किया है फॉर यूजिंग रेलवे एसेट्स। ये अब तक वो खर्चे थे जो सेक्शन 43 बी में एनलिस्ट किए गए थे। सेक्शन 43 बी की एक प्रोविजन ये कहती है दैट अगर आप इन सारे एक्सपेंसेस को ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग योर रिटर्न ऑफ इनकम, जो कि 31 जुलाई 2024 थी फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, उससे पहले पे कर देते हैं, तो उस केस में आपको इन सारे खर्चों की डिडक्शन इन द ईयर ऑफ अक्रूवल ही मिल जाएगी। मतलब जिस साल में ये खर्चे ड्यू हुए हैं, आपको पेमेंट की भी जरूरत नहीं है, आप पेमेंट आने वाले साल में कर सकते हैं। अब आते हैं आज के मेन सेक्शन पे, सेक्शन 43 बी सबसेक्शन एच, जो कि इंसर्ट किया गया था बेस सेक्शन 43 बी में फाइनेंस बजट 2023 में। सेक्शन 43 बी एच कहता है दैट अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं या सर्विसेज अवेल कर रहे हैं फ्रॉम माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, तो आपके ऊपर सेक्शन 43 बी एच की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन MSMED एक्ट, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 में दी गई है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को रखा गया है। एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन में ट्रेडर्स कंसीडर नहीं किए जाते। डिटेल में डिस्कस करते हैं सेक्शन 43 बी एच। सेक्शन 43 बी, जिसको हम पढ़ेंगे सबसेक्शन एच। सेक्शन 43 बी एच एप्लीकेबल है फॉर परचेजेस ऑफ गुड्स और अवेलमेंट ऑफ सर्विसेज। गुड्स आप परचेज करेंगे या सर्विसेज आप रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस एज डिफाइंड इन, इसकी डेफिनेशन आपको MSMED एक्ट 2006 में मिल जाएगी, जिसके अकॉर्डिंगली इसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड सर्विस प्रोवाइडर्स इंक्लूडेड हैं, लेकिन ट्रेडर्स इंक्लूड नहीं है। अब इसमें प्रोविजन दी गई है दैट अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, सर्विसेज अवेल कर रहे हैं माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से, तो उन परचेजेस या सर्विसेज के एवज में आपको पेमेंट करनी है विद इन 15 डेज। अगर अग्रीमेंट नहीं है, इन केस ऑफ नो अग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सप्लायर, विद इन 45 डेज। अगर आपका अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट करके भी जो स्टिपुलेटेड पीरियड है वो आप 45 डेज से ज्यादा का नहीं रख सकते। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के साथ डील करते टाइम
उन परचेजेस और सर्विसेज के रिस्पेक्ट में आपको पेमेंट विद इन 15 डेज या 45 डेज करना अनिवार्य है। अगर आप इस प्रोविजन को वायलेट करते हैं, किसी कारणवश आप विद इन 15 या 45 डेज पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो रिस्पेक्टिव परचेजेस या रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस आपको डिसअलाउ हो जाएंगे। एग्जाम्पल, सपोज कीजिए, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज कीजिए मिस्टर जेड ने परचेज की हैं गुड्स ऑफ रुपीज 11,20,000 मिस्टर ए से। मिस्टर ए से गुड्स परचेज की हैं जो कि रजिस्टर्ड है अंडर MSMED एक्ट में। यहां पर एक ध्यान आपने ये रखना है दैट बायर का MSMED एक्ट में रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है इन ऑर्डर टू अप्लाई सेक्शन 43B सबसेक्शन H, लेकिन सप्लायर जो कि हमें गुड्स सप्लाई कर रहा है या सर्विसेज रेंडर कर रहा है वो MSMED एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए, तब सेक्शन 43B सबसेक्शन H अप्लाई होगा। 11,20,000 की गुड्स मिस्टर जेड ने परचेज की है मिस्टर ए से जो कि रजिस्टर्ड है MSMED एक्ट में। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, यहां पर मैंने डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्यों ली है वो भी मैं आपको आगे एग्जाम्पल में क्लियर कर दूंगी। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड इज March 2, 2024। एज पर अग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली पेमेंट वुड बी मेड, पेमेंट की जाएगी टिल April 30, 2024 तक। देखिए इस इलस्ट्रेशन में मिस्टर जेड गुड्स परचेज कर रहा है मिस्टर ए से। मिस्टर ए सप्लायर है, रजिस्टर्ड है MSMED एक्ट में। सेक्शन 43B सबसेक्शन H फ्रेम में आ जाएगा। एज पर एग्रीमेंट पेमेंट वुड बी मेड टिल April 30, 2024। आप देखेंगे मार्च के 29 डेज, अप्रैल के 30 डेज, ये बन जाते हैं 59 डेज। हमने कंसिडर करने हैं दैट पेमेंट शुड बी मेड विद इन 45 डेज, क्योंकि यहां पर लिखा गया है एज पर अग्रीमेंट। अग्रीमेंट होने के केस में आपने 45 डेज से पीरियड एक्सेस नहीं लेना। मैक्सिमम पीरियड फॉर पेमेंट होगा 45 डेज जो कि बनेगा 29 डेज ऑफ मार्च एंड 16 डेज ऑफ अप्रैल। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में हम डिफरेंट केसेस सिनेरियोज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सिनेरियो इज 1 lakh पेड ऑन March 30, 2024। एक्सेप्टेंस हुई थी गुड्स की मार्च 2024 2 मार्च को, पेमेंट हो गई है March 30, 2024 को। विद इन सेम फाइनेंशियल ईयर 23-24 में पेमेंट कर दी गई है। विद इन 45 डेज पेमेंट कर दी गई है। क्या सेक्शन 43B सबसेक्शन H एप्लीकेबल होगा? नहीं। डिडक्शन किस साल में मिलेगी? फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। सेकेंड सिनेरियो 2 lakh पेड ऑन April 6। क्या ये पेमेंट 45 डेज के अंदर अंदर की गई है? 29 डेज ऑफ मार्च एंड 6 डेज ऑफ अप्रैल, विद इन 35 डेज ये पेमेंट हो चुकी है। डिडक्शन किस में मिल जाएगी? फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। 4 लाख की पेमेंट की गई है April 14 को, इसमें भी पेमेंट विद इन 45 डेज हो गई है, 29 डेज ऑफ मार्च एंड 14 डेज ऑफ अप्रैल। डिडक्शन किस में मिलेगी? फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। फोर्थ सिनेरियो 4,20,000 की पेमेंट की गई है April 25 को,
क्या इसमें डिडक्शन मिलेगी? पीरियड ऑफ 45 डेज, जैसा कि सेक्शन 15 ऑफ MSMED एक्ट में बोला गया है और इनकम टैक्स में कहा गया है दैट विद इन 45 डेज में आपको पेमेंट करना जरूरी है। यहाँ पे 45 डेज की लिमिट एक्सीड हो रही है, तो आपको रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर में डिडक्शन ना मिलके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जिसमें आप पेमेंट कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर में परचेजेस या सर्विसेज के एक्सपेंसेस की डिडक्शन मिलेगी। आप परचेजेस कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, लेकिन आपको डिडक्शन मिलेगी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में 4,20,000 की परचेजेस आपको एड बैक करनी है। आपको परचेजेस में से 4,20,000 माइनस करने हैं, आपका प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट 4,20,000 से इंक्रीज हो जाएगा। अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम आपको ये 4,20,000 से ग्रॉस प्रॉफिट या अपना प्रॉफिट बढ़ाकर ही दिखाना है। प्लस ऑडिट रिपोर्ट में फॉर्म 3CD में आपने रिस्पेक्टिव क्लॉज के नीचे सेक्शन 43B सबसेक्शन H की रिपोर्टिंग भी करनी है। यहां पर मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहती हूं अगेन दैट जो प्रोविजो सेक्शन 43B में दी गई है दैट आप अगर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले अपनी एक्सपेंसेस पे कर देते हैं तो आपको डिडक्शन रिस्पेक्टिव ईयर में ही मिल जाएगी, जिससे ये आपका एक्सपेंस रिलेट करेगा। लेकिन वो वाली प्रोविजो सेक्शन 43B सबसेक्शन H में एप्लीकेबल नहीं है। इस प्रोविजन के अंतर्गत आपको सिर्फ और सिर्फ उसी साल में डिडक्शन मिलेगी जिस साल में आप पेमेंट करेंगे। तो ये था हमारा सेक्शन 43B सबसेक्शन H। होप करती हूँ आपके सवालों के जवाब आपको देने में सफल रही होंगी। नई वीडियो के साथ, नई इनकम टैक्स प्रोविजन के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनके लिए ये रेलिवेंट हो सकती है और उनके काम आ सकती है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, नमस्कार।